पहला सवाल, आपको इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है इस आपके दिए गए सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन ट्रेनिंग, यानी कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी ले रखा है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे ही करते हैं ना भाई ये, तो इसमें ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जो आपका दिस ट्रेनिंग है इसको आप स्टार्टिंग में लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिस टीचर्स ऑफ आवर स्कूल्स हैव था, तो यहाँ पर दिस ट्रेनिंग के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। तो जो ऑब्जेक्ट दिस ट्रेनिंग है वो आपका शुरुआत में चला गया, और जो आपकी एक्टिव वर्ब है जो हैव टेकन यहाँ पर इन्होंने यूज करी थी, वो आपकी इसके हिसाब से अब बनेगी, इस दिस ट्रेनिंग के हिसाब से बनेगी, यानी कि अब क्या हो जाएगी, हैज बीन टेकन। तो यहाँ पर हैज बीन टेकन आपका वो एक्टिव वर्ब यूज करा जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज करना है जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस दिए गए स्टेटमेंट के रूप में। ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर, तो कोई भी चीज जो ऑकवर्ड है अपने मोमेंट में या फिर किसी भी तरीके से, आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको ये बोल सकते हैं कि वो चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब इन चार विकल्प में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आपके लिए एकदम सही इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर आपको, क्लमसी। क्लमसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ऑकवर्ड होना, उसके चलने के तरीके से या फिर किसी भी तरीके से आप उसको ऑकवर्ड कहें। यानी कि मैं अगर किसी को अनाड़ी वाली कैटेगरी के अंदर रखूं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, जैसे होता नहीं है कि कभी कभी कोई ना बॉल को पकड़ने जाता है, तो उसको लेकर जो कमेंटेटर होता है वो कहते हैं कि द प्लेयर मेड अ क्लमसी अटेम्प्ट टू कैच द बॉल एंड मिस्ड इट कंप्लीटली, कि भाई उसने बड़ा ही अनाड़ियों वाला तरीका यहाँ पर यूज किया बॉल को रोकने का, और बॉल को क्या कर दिया, उसने मिस कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपका बनता वो बनता क्लमसी। चलिए आगे की तरफ आता है, आपको एंटोनिम ढूंढना है। अच्छा पीछे हमने और कौन से, अच्छा और भी वर्ड है, एक बार बाकी के और भी वर्डों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है आप, क्लाउनिश का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बिहेव करता है बहुत ही ज्यादा फनी वे में, मस्तीखोरी करता है, बड़ा ही मस्खरा होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउनिश। दूसरा वर्ड आपको दिया गया था क्या, अलर्ट। अलर्ट का मतलब सबको पता है, जब आप सतर्क हो जाते हैं, आप किसी चीज को नोटिस करने में बहुत क्विक होते हैं कि भी बहुत ही अनयूजुअल यहाँ पर चीज हो गई है, मे बी हो सकता है वो पोटेंशियली डेंजरस हो, या फिर वो बहुत ही ज्यादा उसके डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस हो जाए। तो अलर्ट का एक और सिनोनिम आप यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, विजिलेंट। तो एक ये अलर्ट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इम्बैलेंस्ड का मतलब होता है कोई चीज जो कि क्या होती है ना, असंतुलित होती है। ठीक है, कोई चीज असंतुलित है, उसके अंदर बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एंटोनिम पूछ रहा है भी आपसे अंडरलाइन वर्ड का, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड तो दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्रूअल वाला शब्द है ना, इसका आपको एंटोनिम बताना है। ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट से डील करने में बड़ा ही क्रूरल था। क्रूअल का मतलब क्या हो जाता है, क्रूर। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग किसी डिक्टेटर की बात करते हैं, तो वो जो डिक्टेटर या फिर ऐसा कोई भी क्रूर तानाशाह होता है, वो किसी भी अपने पॉलिटिकल प्रिजनर को ट्रीट करने में बड़ा ही क्रूर होता है। तो क्रूअल का मतलब आपको पता हो गया। अब इसका एंटोनिम यानी कि विलोम अगर मुझे ढूंढना है, तो वो क्या होना चाहिए, दयालु सा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको काइंड दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, दयालु ही होता है। तो ज्यादा आसान, मतलब काफी आसान सवाल था, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है, स्किटिश। स्किटिश का मतलब होता है कोई चीज जो कि आसानी से क्या होती है ना, डरने लगती है। मतलब किसी चीज को अगर मैं नर्वस कहूं, या मैं ये कहूं कि कोई चीज इजीली फ्राइटन हो रही है, तो वो क्या है, स्किटिश है। ठीक है, जैसे कि घोड़े वगैरह को लेकर ये शब्द यूज करते हैं कि मान लो कि कोई घोड़ा जा रहा है, उस घोड़े को क्या करना है, ये पुल पार करना है, तो ये कहा जाता है कि वो जो हॉर्स है बड़ा ही स्किटिश है, और वो रिफ्यूज कर रहा है कि वो इस पुल को पार नहीं करेगा, मतलब चंचल है, नर्वस है, डरा हुआ है। ओके, तो फिर यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है, मेलेवोलेंट। बहुत ही आसान सा वर्ड है, बहुत बार आपका यूज होता है। इसका मतलब होता है
भावनापूर्व, पूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा, जब आप के पास या तो कोई विश होती है जिसके अंदर ना आप किसी के प्रति एविल सोच रखता है, किसी के प्रति आप गलत सोच रख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप किसी को गंदी नजर से देख रहे हैं कि इसके साथ ना ये सही नहीं है, तो उसको आप मैलीवोलेंट बोलते हैं, दुर्भावनापूर्ण बोलते हैं। फिर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है किंगली। किंगली का मतलब हो जाता है जब आप ना मतलब राजसी हरकत कर रहे होते हैं। राजसी मतलब आप एक किंग को बिफिट कर रहे हैं, है ना। मतलब मान लो आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया जो कि किंगली है, और आप एकदम ऐसे दिख रहे हैं कि राजसी आदमी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपका सेंटेंस है, इसके अंदर एक वर्ड है जिसके अंदर स्पेलिंग एरर है, तो उसको रेक्टिफाई करिए और बताइए कि सेलेक्ट जो स्पेलिंग है वो आपकी क्या रहेगी। ये वर्ड दिए गए हैं, ये वाला आपका वर्ड है जिसकी आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल। मैं छत पे था जब किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। तो ये अपस्टेयर्स है। अपस्टेयर्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी ऊपरी वाली मंजिल होती है। तो उसकी स्पेलिंग इन्होंने यार यहाँ पर गलत करी है। अब अपस्टेयर की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ना अपस्टेयर्स। तो ये अपस्टेयर्स जो सेकंड वाला है ना, ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके 5 इन्होंने स्टेटमेंट दिए, इनको आपको करेक्ट जो मीनिंगफुल ऑर्डर है उसमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहले सबको पढ़ लेते हैं। वाइल द एम्प्लॉयज मीटिंग ऑन टाइम द बॉस अराइव एट दी डिस्पाइट दी हैवी ट्रैफिक वर लेट। अब आप लोग मुझे बताओ कि जब इस सेंटेंस को आप अरेंज करेंगे तो वो लॉजिकली किससे स्टार्ट होना चाहिए, जो आपको एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे इस सिचुएशन के हिसाब से जो कि सही बैठे। आप लोग मुझे बताइए कि ये जो डी वाला आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, डिस्पाइट दी हैवी ट्रैफिक, यानी कि हैवी ट्रैफिक के होने के बावजूद। अगला आपका पार्ट इसमें क्या आएगा, द बॉस अराइव्ड एट दी, तो ये पहले पे आता है, ये आपका दूसरे नंबर पर आता है कि जो बॉस है वो अराइव हुए। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में आपको मेन क्लॉज देखना होगा, कहां पर आए, मीटिंग ऑन टाइम, यानी कि हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो हमारे बॉस थे वो अराइव, यानी कि आए, पहुंचे मीटिंग में समय पर, है कि नहीं। और फिर यहां पर वाइल आ जाएगा, जबकि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या थे, वो लेट थे। तो आपका करेक्ट ऑर्डर यहां पर क्या बन जाता, आपका डी, आपका सी, आपका बी, आपका ए और आपका ई। तो डीसी बी ए ई, कहां पे डीसी बी ए ई, ये आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए जिसको आप यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूट के रूप में। क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। तो किसी भी स्पेस के अंदर देखने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम आपको बताना है क्या होता है। आप लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, नासा के दुनिया भर के टेलीस्कोप है जिनका यूज करते हैं डिस्टेंस बॉडीज को देखने के लिए। तो ये टेलीस्कोप वाला जो ऑप्शन है यार, ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसको मैं यहाँ पर दूरबीन बोल दूं, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप अपने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स की लोकेशंस को उनको देखते हैं, स्पेशली जो स्पेस के अंदर है। अब इसके अंदर कुछ और भी आपको ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने एक ऑप्शन दिया है आपको स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, या फिर इस इंस्ट्रूमेंट को आप किसके अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर ना ये स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, लाइट को सेपरेट करता है एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक ऐसा ही आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कर रहा है, सेपरेट करता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, और उसके बाद उसका जो सिग्नल है उसको यूज करता है एक कैमरा को यूज करके, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिकॉर्ड करता है सिग्नल को एक कैमरा का यूज करके। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है सभी को पता है, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं सूक्ष्मदर्शी। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जो बॉडी के सेल्स यानी कि कोशिकाएं वगैरह होती हैं उनको हम देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते। बायनोकुलर्स के बारे में आप सभी को पता है, ये आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं, और ये किसी चीज को जूम इन करके देखने के लिए यूज होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है। तो याद रखेंगे सारे के सारे वर्ड। चलिए आगे की तरफ आएंगे। अगेन फिर से आपको कुछ यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है और इसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकालना है। तो पहले सबको पढ़ते हैं। ही हैड टू टेक द बस, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव to his office because he had
हिम अ लिफ्ट, वॉज ऑन वेकेशन, नेवर लर्नड टू ड्राइव। तो इसके अंदर ना कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि उसका फ्रेंड बस और वो ऑफिस जाता था, उसको लिफ्ट ली, वेकेशन था, उसने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी, कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है ना। तो जिसके अंदर जो सेंटेंस को आप लॉजिकली स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, आप इसी से करेंगे, ही हैड टू टेक द बस। क्योंकि इसके अंदर जो आपके इस स्टेटमेंट का एक्शन है, जो सब्जेक्ट इसके अंदर एक्शन कर रहा है वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड, यानी कि हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये रीजन बता रहा है कि इसने बस को क्यों लिया। तो ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर लर्नड टू ड्राइव, उसने कभी चलानी नहीं सीखी थी। और ये इस स्टेटमेंट से ई वाले से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो सब्जेक्ट है उसको गाड़ी चलाने की इनेबिलिटी, उसको नहीं आती है गाड़ी चलानी। नेवर लर्न टू ड्राइव एंड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन, उसका जो मित्र था जो उसको लिफ्ट दिया करता था वो वेकेशन पे था। तो ये आपका चौथे नंबर पर आएगा और ये आपका पांचवें नंबर पर। तो आपका क्या बन जाएगा, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, यानी कि जो बी वाला विकल्प है भाई वो आपका इसमें करेक्ट हो जाता। चलिए आगे आइए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। अंडरलाइंड वर्ड है आपका यहाँ पर ओवर स्टंग। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट आप इसको आंसर कीजिएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना था। अंडरलाइंड जो वर्ड है वो है आपका ओवरस्टंग। शी वॉज ओवरस्टंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। ओवरस्टंग का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, एक्सट्रीमली, मैं आपको टेंस कह सकता हूं, मतलब बहुत ज्यादा आपको तनाव हो जाता है कि आपका जो काम होने वाला है उसका रिजल्ट को लेकर आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको क्लियर है, वर्ड का मतलब आपको पता चल गया, बस का सिनोनिम आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या बचेगा। तो ये जो नर्वस वाला वर्ड दिया गया है, इसका आपका सिनोनिम बन जाएगा ना, नर्वस मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि क्या हुआ है, घबराया हुआ है। तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन इन्होंने दिया ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीन वर्ड आपको और दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने वर्ड दिया है आपका प्लेसिड। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है ना, शांत होता है, वो आसानी से ना मतलब अपसेट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट इजीली अपसेट। इसको ज्यादा ना आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पीसफुल व्यक्ति होता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से कहूँ कि अ, अगर कोई दोपहर का समय समय है और आपको एक ऐसे परफेक्ट स्पॉट की जरूरत होती है, तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप लेक पर जाएंगे। तो ऐसी लेक्स को रेफर करते हुए कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्लेसेड लेक थी, जहां पर आपको शांति मिल रही थी। ठीक है जी। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर आपको दिए गए हैं काम, शांत, जहां पर आप अपनी कोई भी नर्वसनेस की फीलिंग को शो नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी एंगर को शो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा काम हैं, आप शांत हैं। चीयरफुल का भी मतलब क्या होता है, जब आप प्रसन्न हैं, मतलब आप इतने ज्यादा प्रसन्न हैं, इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं कि आपको नोटिस कर पा रहे हैं लोग, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसी लड़कियों को कहा जाता है जो कि पार्टियों के अंदर जाती हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि शी इज रियली चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी एट द पार्टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपको एंटोनिम यहाँ पर बताना है, और वर्ड जो आपको दिया गया है वो दिया गया है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी से मना करना। किसी को अगर आप फॉरबिड कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको किसी चीज को अलाउ करने को रिफ्यूज कर रहे हैं, कि सो दैट कि वो ना कुछ फालतू की चीज ना कर दे। जैसे कि स्कूल वगैरह वालों को लेकर यूज करते हैं हम एक स्टेटमेंट, वो जो स्कूल है ना, वो स्कूल मना करता है कि आप अपने स्कूल के अंदर फोन वगैरह यूज ना करें। तो ये लिखा रहता है ना कि यूजिंग ऑफ सेल फोन्स इज फॉरबिडन। तो स्कूल फॉरबिड करता है स्टूडेंट्स को कि आप हमारे स्कूल के प्रांगण के अंदर अपने फोन को इस्तेमाल ना करें। तो फॉरबिड का मतलब हो गया मना करना। अब इसका हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम। तो मतलब एंटोनिम का अगर मैं मना करने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप किसी चीज को अलाउ करवाओगे। तो ये आपका जो विकल्प नंबर बी दिया गया था अलाउ, वो इसका एंटोनिम हो जाता। वर्ड दिया गया है कॉल। कॉल मतलब किसी को बुलाना, लाउड वॉइस में किसी को क्राई आउट करना, किसी को समन करना, है ना, सबको पता है। प्रोहिबिट का मतलब वो क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना।
प्रतिबंधित करना, मतलब फॉरबिड का एक तरीके से सिनोनिमस हो जाएगा। फॉर्मली अगर किसी को आप फॉरबिड कर दे रहे हो, बाय रूल किसी को अगर आप फॉरबिड कर दे रहे हो, तो उसका मतलब हो जाएगा कि प्रोहिबिट कर रहे हैं, या फिर कोई अथॉरिटी अगर किसी को फॉरबिड करती है मतलब प्रोहिबिट कर रही है। ठीक है। फोरसेक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। ठीक है। किसी चीज को अबैंडन करना, टू अबैंडन, या फिर मैं ये बोल सकता हूं टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना। जैसे कि आप लोगों को कई सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि कहते हैं कि भैया मुझे ना पेंटिंग के अंदर मेरा पैशन है, तो मैंने ना अपनी जॉब को परस्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है पेंटिंग के अंदर। तो स्टेटमेंट बोला जाएगा कि फोरसेक हिज जॉब, उसने त्याग दी अपनी जॉब, क्योंकि उसका पैशन किसके अंदर था? पेंटिंग के अंदर था। तो यहाँ पर ये त्यागना वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका फोरसेक वर्ड से बनेगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडीएम। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें अंडरलाइंड शब्द मैं यूज कर देता हूं। आपका ये है, यहाँ पर दिया ही नहीं गया यार। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट के अंदर से आपको यहाँ पर निकालना है। तो स्टेटमेंट क्या है? द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफी अच्छे काफी कठिन परिश्रम किए उनकी मां को बचाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो जब हम डॉक्टर्स के यहाँ पर एक प्रयास की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो एक अच्छा ईडीएम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अंदर, वो है मूव्ड हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी संभव चीज होती है आप उसको लेकर प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करना। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा? करेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा ईडीएम के रूप में। तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना। जैसे कि कोई भी क्रिकेट टीम है वो मैच खेल रही है, तो उसको लेकर स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं कि ये जो टीम है वो द टीम मूव्ड हेवन एंड अर्थ सो दैट के उनका जो मैच है वो उनको उसको जीत में परिवर्तित कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। यार ये एक्टिव पैसिव का आप लोगों को पता है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया रवि विल प्ले द मैच, तो आपको भी मैंने पीछे बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर रवि विल प्ले द मैच को जब आप कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका द मैच बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप किससे शुरू करेंगे? द मैच से शुरू करेंगे। और विल प्ले द मैच था तो वो किसमें बदल जाएगा? आपका विल बी प्लेड। विल बी प्लेड किसके द्वारा? रवि के द्वारा। द मैच विल बी प्लेड बाई रवि भाई, तो क्या है यहाँ पर? विल बी प्लेड बाई रवि। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सही बैठ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन जिसके अंदर आपको एरर नजर आ रही है। ये सबसे पसंदीदा फॉर्मेट होता है अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। तो पहले भैया स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। तो ये वो है जो कि कंपनी के लिए एक डेकेड से ज्यादा से काम कर रहा है, या फिर मोर देन एक डेकेड से काम कर रहा है। आप लोग बताइए, इन्होंने क्या दिया है? ही, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी, हु वर्क फॉर द कंपनी, हु वर्क, ये जो हु वर्क वाला आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ये सही बैठेगा क्या? हाँ, हु वर्क। तो करेक्ट फॉर्म जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी? हु वर्क्स। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन उन्होंने आपका यूज किया है क्या? हु। वो किसको रेफर कर रहा है? वो ही को रेफर कर रहा है, जो कि क्या है अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इट इज ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी। ओके, तो यहाँ पर आपका हु वर्क वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर आपको एरर नजर आया। एरर क्या था? कि यहाँ पर हु वर्क्स यहाँ पर होना चाहिए था, अगर इसको आपको करेक्ट करना है तो। ठीक है, क्यों करना है? रिलेटिव प्रोनाउन हु जो कि रेफर किसको कर रहा है? ही को, और ही आपका क्या था? एक सिंगुलर नाउन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है, और वर्ड आपको जो दिया गया है वो दिया गया है फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। थकान मतलब आपके अंदर एक्सट्रीम टायर्डनेस आ जाना, जिससे कि आपको मेंटल और आपका जो फिजिकल इलनेस है वो आपको फील हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं दिन भर मैराथन करके आते हैं और उसके बाद वो आपका आकर फटीग फील करते हैं और उनको फिर जरूरत होती है कि उनको रेस्ट करना पड़े। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है टायर्डनेस। ये भी क्या है? ये भी थकावट ही है आपकी, है कि नहीं? तो इसमें ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी सिनोनिम का पता लगाने। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। एक वर्ड दिया गया है मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है? कि इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो कि कैरी आउट किया जाता है पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए।
जैसे कि मून पर भेजना है तो एस्ट्रोनॉट्स को किस पर भेजा जाता है, मिशन पर भेजा जाना जाता है, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया गया है उनके उस कमर्शियल मिशन, मतलब कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। एक वर्ड दिया गया है भाई यहाँ पर आपको, ओबीस। ओबीस का मतलब क्या होता है, मोटा, जो कि आप हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्रॉसली फैटी है, किसी को मैं अगर ओवरवेट बोल रहा हूं तो वो क्या है, ओबीस है। जैसे कि डॉक्टर किसी को एडवाइस करते हैं कि भैया थोड़ा बहुत लूज कर लीजिए अपना वेट, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, मोटा था, वो ओबीस था, तो उसको एडवाइस किया कि थोड़ा सा वेट लूज कीजिए। एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर आपको, वाइगर। वाइगर का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर जोश होना, फिजिकल स्ट्रेंथ और किसी की गुड हेल्थ होना, इसको कहा जाता है वाइगर। याद रखेंगे इन सारे के सारे वर्ड को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई कीजिए कि ग्रामेटिकल एरर कहां पर है। तो अगेन आपका फेवरेट वाला सवाल आ गया। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग दी स्टॉर्म्ड यस्टरडे। यार देखते ही पता चल रहा है। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ये जो दूसरा वाला भाग है वायलेंट बैंग्ड, ये जो मतलब इसमें जो चार ऑप्शन है, इसमें ये आपका चौथे नंबर पर दिया गया है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो यूज होगी ना, इन्होंने एडजेक्टिव को यूज कर लिया वायलेंट को, जबकि होनी क्या चाहिए, एडवर्ब फॉर्म यूज होनी चाहिए, यानी कि वायलेंटली। तो भैया कल तूफान आया था, तूफान आने की वजह से जो खिड़कियां थी वो वायलेंटली क्या हुई, फड़फड़ा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, वायलेंटली। तो इसीलिए आपका ये जो फोर्थ वाला सेगमेंट है, इसके अंदर एरर थी। एरर क्या थी वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो जो एडजेक्टिव होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है, या फिर वो मॉडिफाई किसको करती है, एक नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करती है ना, जो कि यहाँ पर कौन था, एक वायलेंट स्टॉर्म था। और जो एक एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई कर रही है, को वर्ब को डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई कर रही है। एक एडजेक्टिव को करती है, किसी दूसरी एडवर्ब को कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो विंड है वो कैसे चल रही थी, वायलेंटली ब्लो कर रही थी। ठीक है जी, चलिए आगे आएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड यहाँ पर दिया गया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। जैसे कहते नहीं है कि ना कि भाई कोई महिला है, उनको किसी बहुत ज्यादा कठिन सिचुएशन को फेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, करेज की जरूरत पड़ी। तो ऐसे कहते हैं कि शी शोड ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कठिनाई के समय में इस महिला ने बहुत ज्यादा करेज दिखाया। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। अब इन्होंने इसका सिनोनिम पूछा है कठिनाई का, तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का भी मतलब क्या होता है, किसी का दुर्भाग्य। ठीक है, एक बैड लक होना किसी का, किसी भी अनलकी इवेंट का हो जाना, मिस फॉर्चून हो जाना, तो मतलब वो चीज क्या है, उसके लिए कठिन रही। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिमस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है भाई, सुख, है क्या नहीं, एक फीलिंग, हैप्पी सेटिस्फेक्शन की और एंजॉयमेंट की। सक्सेस का मतलब सबको पता है, सफलता जो कि आपको मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से। यानी कि कोई भी, अगर आपने किसी भी एम को प्राप्त कर लिया, किसी पर्पस को आप जो करना चाहते थे उसको अकम्प्लिश कर लिया, तो आपको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई। एडवांटेज का मतलब भी क्या हो जाता है भाई, लाभ ही हो जाता है। तो ये भी आपका आसानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सिस्टम, आई मीन गिवन सेंटेंस। यहां पर इस वाले स्टेटमेंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो स्टेटमेंट क्या पढ़ कहता है, आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। आपको क्या बर्न करना था, इसको सब्स्टिट्यूट करना था। स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ेंगे, आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। आप लोग मुझे बताइए कि जो ये वर्ड जुवेनाइल है, इसका मतलब क्या होता है, यंग पर्सन, जो यंग लोगों से रिलेटेड है, ये किशोरों से संबंधित है क्या नहीं। और जो यंग है वो किसको रेफर कर रहा है, जो कि अपनी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हो, जो अभी ओल्ड नहीं हुआ है, युवा है। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो एप्रोप्रिएट वर्ड है यहां पर, वो क्या हो जाएगा, वो यंग आएगा, यंग क्रिमिनल्स। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जुवेनाइल का मतलब ही क्या हो जाता है, फिर यंग पर्सन हो जाता है। तो यहां पर आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है वो इन्होंने क्या दिया, यंग दिया है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको वर्ड दिया गया है डॉटेज। डॉटेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी मूर्खतापूर्ण अवस्था में होता है, मतलब एक ऐसी आपकी लाइफ का पीरियड चल रहा है
जहां पर कोई भी व्यक्ति क्या हो चुका है, ओल्ड और वीक हो चुका है, डॉटेज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि इन हिज डॉटेज ही बिकेम वेरी फॉरगेटफुल एंड डिपेंडेंट अदर्स, मतलब इसने अपनी ऐसी सिचुएशन कर ली तो इसको मतलब चीजें याद ही नहीं रहती थी और ये दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट रहता था। सीनाइल एक अच्छा वर्ड है जिसको यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, ये भी वृद्ध से संबंधित है। ये एक ऐसी चीज से रिलेट करता है, एक ऐसे गुणों से संबंधित है जो कि ओल्ड एज को शो करता है, जहां पर उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो तरीके से खत्म होने लगती हैं। ओल्ड का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या दिया गया, पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military exclusive circle of people with a common purpose। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, वो है एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पस। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको करना है। अब आप लोगों को पता है कि स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर यू नो लीबिया के कुछ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो करप्ट मिलिट्री है उसको लेकर ये शब्द यूज करना चाह रहे हैं, एक रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो एक वर्ड यहां पर आपको दिया गया है, क्लिके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड, यानी कि एक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप कुछ लोगों का जिनके कुछ ना शेयर्ड इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, जो अपना समय जो है वो एक साथ बिताते हैं और वो दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनको ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर इसका जो सबसे सटीक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बैठेगा वो ये क्लिक यानी कि गुड बैठेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और वर्ड दिए गए, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि तिरछी होती है, तिरछा। वो पैरेलल भी नहीं है, वो राइट एंगल पर भी नहीं है, किसी स्पेसिफाइड एम्प्लाइड लाइन में भी नहीं है, कोई चीज जो कि स्लांटेड है, स्लांटेड है, तो इसको आप ऑब्लिक के अंदर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, जैसे कि कोई आक्रोश प्रकट कर रहा है, तो मतलब वो क्या प्रकट कर रहा है? पीके प्रकट कर रहा है, एक ऐसी फीलिंग ऑफ इरिटेशन जो कि आपके अंदर भरी हुई है अपनी प्राइड को लेकर, ठीक है। जैसे कि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं ना, वो टशन में किसी भी मीटिंग को छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि उनको क्या हो गया? पीके हो गया है, क्योंकि उनके आइडिया को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। उसकी प्राइड के अगेंस्ट में कोई भी काम अगर किसी मीटिंग के अंदर हो गया तो मीटिंग के अंदर उस महिला ने इस प्रकार से अपने आप को फिट किया, एक पीके के रूप में, एक आक्रोश महिला के रूप में। एंटीक के बारे में आपको पता ही है, कोई चीज जो कि पुरानी होती है, एंटीक होती है, एक कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट जिसका मतलब काफी एज्ड होता है, ठीक है। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड करेक्ट स्पेल्ड करना है वो करना है एक्विंटेंस। पहली चीज, एक्विंटेंस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, परिचित। कहते नहीं है एक्वेंटेड विद, किसी चीज के, किसी के जैसा, किसी के पहचानने वाला। तो एक्विटेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसे पर्सन को रेफर करना जो कि जानता है कुछ स्लाइटली, बट वो उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत वो उसके बारे में जानता है सिर्फ। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हम बोल सकते हैं कि मतलब आपका कोई एक्वेंटेंस है ऑथर के साथ जो कि आप लोगों को उसके साथ कुछ कोलैबोरेट कराने में हेल्प कर सकता है, मतलब हल्की फुल्की आपकी उसके साथ जानकारी है, आप उसके परिचित हैं। तो एक्वेंटेंस का जो स्पेलिंग है वो याद रखिएगा, ACQUAINTANCE, ये स्पेलिंग रहेगा। तो ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है भाई, ये इसमें करेक्ट सेट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला वाला सवाल देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप अंडरलाइन सेगमेंट का ढूंढिए इस आपके दिए गए स्टेटमेंट में। तो अंडरलाइन शब्द कहां पर है भैया? लेड अवे अ ट्रेजर, किधर लिखा हुआ है लेड अवे? ये रहा, लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन। तो पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेता है। चार्ल्स डार्विन इज renowned for his book on evolution, जिसका नाम है ऑन द origin of species, which laid down a treasure of substantiation that evaluation occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। चार्ल्स डार्विन के बारे में कहा गया है कि इनकी जो बुक एवोल्यूशन पर थी, जिसका नाम इन्होंने दिया, तो इस बुक ने क्या किया? कई सारे आपको सब्सटेंशिएटेड रीजंस बताए कि एवोल्यूशन कैसे होता है, किस मैकेनिज्म पे ये काम करता है, क्या वो नेचुरल सिलेक्शन यूज करता है और करता है तो कैसे करता है। तो ये जो लेट डाउन वाला इन्होंने स्टेटमेंट यूज किया है, लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, यहाँ क्या ये सही है क्या? ये सही नहीं है।
ये लेड आउट अ होगा, लेड आउट अ प्रेशर ऑफ सब्सटेंशिएशन। लेड आउट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियरली किसी चीज को बताना चाह रहे हैं। लेट डाउन का मतलब लेटा थोड़ी ना रहा है आपको कि लेटा के बताऊंगा मैं तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है? लेड आउट अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट बनता है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इस गिवन ईडीएम का आपको बताना है। क्या दिया गया है? हिट द नेल ऑन द हेड, ये वाला ईडीएम रे, ये पूछते रहते हैं यार ये रिपीट कर करके। क्या मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड? इसका मतलब होता है जब आप एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज को सही ढंग से पहचानना या फिर समझ लेना। हाँ मेरे समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया है, ठीक है। तो होती नहीं है कुछ महिला जो कि कहती हैं कि जो टीम की सक्सेस है वो किसकी वजह से? उनके हार्ड वर्क की वजह से है। और ये पहचानने में सक्षम हो गई कि हाँ ये मेरी जो टीम है ये बड़ा अच्छा काम करेगी। तो इस महिला ने क्या कर लिया, कह भी दी कि भाई मेरी टीम टीम की हेल्प थी, मेरी टीम ने मेरी मदद करी है, लेकिन खुद को भी ये क्रेडिट दे लिया कि हाँ देखो मैं इस चीज को पहचान पाई थी कि ये मेरे को हेल्प करेंगे। तो इसने क्या कर दिया? हिट द नेल ऑन द हेड कर दिया, किस किस चीज को पहचान लिया कि टीम मेरी हेल्प करेगी। तो दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन्ड समथिंग। तो डी वाला जो ऑप्शन है भाई ये इसके अंदर करेक्ट बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आएंगे आपके 5 क्लोज टेस्ट के सवाल। पहले एक बार आपके इस पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है ये? आजादी का अमृत महोत्सव इज एन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ इट्स पीपल कल्चर एंड अचीवमेंट्स। दिस महोत्सव is to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also blank the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's dash of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The former journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav began on 12 March 2021, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15th August 2023. देखो जब हम साइलेंटली ऐसे पैसेज को या फिर किसी भी इस प्रकार के बड़े क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर बात हो रही है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही है भारतीय सरकार। नरेंद्र मोदी जी के इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने को लेकर वाहवाही हुई है। कब ये लॉन्च हुआ है, भारत के अंदर क्या क्या चीजें इसने जगाई हैं, उन सभी पर बातें कर रहे हैं। तो चलो फिर एक एक करके हर ऑप्शन को इसके अंदर हम पिक करना शुरू करते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर कहां पर है? आजादी का अमृत महोत्सव इज एन वॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या वो एसोसिएट, ऑब्लिगेशन, इनिशिएटिव या फिर अकल्ट? तो यार आप मुझे बताओ कि इन 4 विकल्प में से इस पैसेज के अंदर से आप क्या निकाल पा रहे हैं? आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि भारतीय सरकार ने इनिशिएट किया है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए और इंडिया के अचीवमेंट्स को ये हाईलाइट कर रहा है। इनिशिएटिव यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे से फिट होने वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव हम यहाँ पे लिखेंगे, इनिशिएटिव। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे आइए। ये आपका 22वां सवाल आ गया। मैंने पहले यहाँ पर ना लिख लेता हूँ इनिशिएटिव। इसमें आपको ब्लैंक नंबर 2 में अप्रोप्रिएट आंसर भरना है भाई। यहाँ पर है अप्रोप्रिएट आंसर 2 वाला स्टेटमेंट। दिस महोत्सव इज वॉट टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार। मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो महोत्सव है वो भारत के लोगों के लिए कुछ है। क्या है? रिफ्यूज्ड, डेडिकेटेड, विथ होल्ड या फिर एलिनिएटेड। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस पैसेज के अंदर आपको किसका जिक्र मिल रहा है कि ये जो महोत्सव है वो भारत के लोगों के लिए कुछ मीनिंग रखता है। तो जो सूटेबल वर्ड इन 4 में से आपका सबसे सटीक निकल कर आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इवेंट हमें ऑनर देता है, हमें हमारे लोगों को रिकॉग्नाइज कराता है, वो क्या है? वो डेडिकेटेड नहीं है कि भाई दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। अभी जो बाकी के वर्ड है जैसे रिफ्यूज्ड है। रिफ्यूज का मतलब जब आप किसी को ऐसा इंडिकेट करते हैं कि भाई आप किसी चीज को करना नहीं चाहते हैं। विद होल्ड का मतलब क्या होता है? विद होल्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कुछ देने से मना कर देते हैं कि जाओ मैं आपके कॉन्टेक्ट से अलाइन नहीं करता हूं, मैं नहीं देता आपको। उसके बाद ये एलिनेटेड एक वर्ड इन्होंने यूज किया था जिसका मतलब था कि जब आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील होते करते हैं। तो भारत के लोग आइसोलेटेड थोड़ी ना फील कर रहे थे। यहाँ पर किसी चीज को दिखाने के लिए वो अनविलिंग थोड़ी ना दिख रहे थे। तो यहाँ पर डेडिकेटेड वाला ऑप्शन आपका सटीक बैठ जाता। आगे आइए भाई। अगला है तीसरे ब्लैंक नंबर के अंदर आपको भरना है। तो यहां पर तो आ गया भाई
इनिशिएटेड, यहां पर आ गया आपका डेडिकेट। तीसरा कहां पर है? बीन इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी बट ऑल्सो वॉट द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज। तो ये पैसेज आपको क्या बता रहा है कि जो लोग हैं भारत के, उनके अंदर पावर और पोटेंशियल है कि वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को रियलाइज कर सकें। तो सुटेबल वर्ड बनेगा वो क्या? कंक्लूड बनेगा, पजेस बनेगा, क्लैरिफाई बनेगा या ऑब्टेन बनेगा? तो क्या यहाँ पर जो वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं वो ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जो लोग हैं उनके अंदर ऑलरेडी ये पावर और पोटेंशियल है? तो आप किसको यूज करेंगे अगर आपके अंदर ऑलरेडी पावर और पोटेंशियल है? पजेस को। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला आपका सटीक बैठता है, जो कि आपके इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से अलाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये है आपका सेकंड लास्ट सवाल है इस आपके शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस का। चौथे नंबर में क्या आएगा? नरेंद्र मोदीज ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो भाई इस पैसेज के अंदर किससे ये रिलेट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो गोल है इंडिया की प्रोग्रेस को लेकर, उससे। तो जो सबसे सटीक नाउन इसके अंदर आपका चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, फॉरवर्ड थिंकिंग प्लान को रिफ्लेक्ट करेगा, उनकी एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करेगा, वो क्या करेगा? ये जो वर्ड दिया गया है विजन, नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और ये है आपका इस क्लोज टेस्ट का अंतिम सवाल। ये है आजादी का अमृत महोत्सव बिगन ऑन 12 मार्च 2021 बिगनिंग अ व्हाट टू आर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसके बारे में बात कर रहा है पैसेज? ये बात कर रहा है एक टाइमलाइन के बारे में, जो कि 75th एनिवर्सरी भारत के इंडिपेंडेंस तक आपको लेकर आ रहा है। तो जो वर्ड यहाँ पर आना चाहिए वो किसके बारे में बात करेगा? पासिंग टाइम के बारे में, जो कि उस पासिंग टाइम के बाद हमें एक सिग्निफिकेंट इवेंट तक लेकर जाएगा। तो क्या एलोकेशन, ब्रेकडाउन, काउंटडाउन क्या आएगा? तो काउंटडाउन आएगा ना भाई, बिगनिंग अ काउंटडाउन, बिगनिंग ए काउंटडाउन टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ दिस इंडिपेंडेंस। तो ठीक है,